माननीय सदस्य श्री विष्णुदयाल राम जी। माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे रेलवे के डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदया, शहरों के लिए तो भारतीय रेल एक परिवहन तंत्र है, लेकिन ग्रामीण भारत के लिए रेल एक ऐसी जीवन रेखा है जिसकी कल्पना करने से शहर वाले थोड़ा अपने को असहज महसूस कर सकते हैं। गांव में किसान को मंडी से जोड़ने का काम करती है रेलवे, गांव में विद्यार्थी को विश्वविद्यालय तक पहुंचाने का काम करती है रेलवे, गांव में मरीज को अस्पताल तक ले जाने का काम करती है रेलवे, और गांव में श्रमिक को शहर से ले जाने का काम करती है रेलवे। माननीय सभापति महोदया, ग्रामीण भारत में रह रहे 90 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं, उद्योग आपूर्ति की श्रृंखलाओं और क्षेत्रीय संतुलित विकास का आधार है रेल। माननीय सभापति महोदया, मुझे रेलवे में चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान रेलवे को बहुत नज़दीक से समझने का प्रयत्न किया है। उस दौरान मुझे 3 अलग अलग रेल मंत्रियों के नेतृत्व में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय ममता बनर्जी जी। प्रत्येक माननीय मंत्री ने अपने अपने तरीके से रेलवे के विकास के लिए अपना योगदान देने का कार्य किया, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर और पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान रेल मंत्री जी का दृष्टिकोण विशेष रूप से टेक्नोलॉजी ड्रिवन और फ्यूचर ओरिएंटेड। हमारे माननीय रेल मंत्री जी सिर्फ विदेशी पटल पर एआई की बात नहीं करते, बल्कि आज भारतीय रेल में ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व करने के लिए तेजी से एआई, डेटाबेस मैनेजमेंट, डिजिटल मॉनिटरिंग तथा स्वदेशी कवच जैसी एंटी कोलिजन सुरक्षा प्रणाली को अधिक से अधिक उपयोग में लाने का कार्य कर रहे हैं। ये सब इनकी तकनीकी समझ और स्पष्ट विजन का परिणाम है कि आज 80, 90 और 2000 के दशक के बनिस्पत रेल यातायात सेफ फील होता है। इनकी पहलों के कारण रेलवे की सुरक्षा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ओवरऑल नेटवर्क मैनेजमेंट में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है और भारतीय रेल तेजी से एक आधुनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में विकसित हो रहा है। माननीय सभापति जी, वर्ष 2026-27 डिमांड फॉर ग्रांट्स में रेल मंत्रालय के लिए कुल 2,81,337.32 करोड़ की मांग की गई। इनमें से लगभग 2,77,830 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तथा 3,457.32 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार भारतीय रेलवे के दीर्घकालीन अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। माननीय वरिष्ठ सदस्य तारिक अनवर जी अपने भाषण के क्रम में बता रहे थे कि लक्ष्य और उपयोगिता में बहुत ज़्यादा का अंतर है। वो तो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए इस बात को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2024-25 में रेल के लिए कुल बजटीय आवंटन 2,52,200 करोड़ रुपया रहा, जिसमें से 100% उपयोग हुआ, जबकि 9 मार्च 2026 तक 2025-26 में लगभग 97% उपयोग दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट है कि आवंटन और उपयोग दोनों में स्थिरता बनी हुई है। माननीय सभापति महोदया, विकास मापने का पैमाना तुलनात्मक आंकड़ा ही हो सकता है।
यदि हम वर्ष 2004 से 14 और 2014 के बाद के दशक में भारतीय रेल के विकास की तुलना करें तो अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। 2013-14 के रेलवे बजट में भारतीय रेल के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगभग 63,363 करोड़ रुपया था, जबकि आज वर्ष 2026-27 के बजट में रेलवे के लिए 2,93,000 करोड़ का रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर निर्धारित किया गया है। यह दर्शाता है कि आज भारतीय रेल के विस्तार, आधुनिकीकरण और सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व स्तर पर निवेश किया जा रहा है। कटाक्ष करूं तो आपके पास न रेल के लिए पैसा था और न रफाल के लिए। इस निवेश का परिणाम है कि रेलवे नेटवर्क के विस्तार की गति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2004 से 2014 के बीच लगभग 14,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई, जबकि 2014 से 2024 के बीच यह संख्या बढ़कर के 31,000 किलोमीटर से अधिक हो गई, जो पिछले दशक की तुलना में दुगने से भी अधिक है। नई रेल लाइनों से राजस्व जो 2013-14 में लगभग 1,40,000 करोड़ था, वो बढ़ करके 2025-26 में 3 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है, दुगना से भी ज्यादा महोदया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार रेलवे के विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है, जहां स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्ष 2014 तक भारतीय रेल के ब्रॉड गेज नेटवर्क का केवल 32% अर्थात 1/3 से भी कम हिस्सा ही विद्युतीकृत हो पाया था। वहीं आज वर्ष 2026 तक यह बढ़कर के 99% से भी ज्यादा हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो कार्य स्वतंत्रता के बाद कई दशकों में पूर्ण नहीं हो सका, उसे पिछले लगभग 10 वर्षों में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ाते हुए भारतीय रेल ने अपने लगभग पूरे ब्रॉडगेज को विद्युतीकरण से जोड़ दिया है। इसको कहते हैं इच्छा शक्ति महोदय। इमोशनल बातें नहीं, एक्शन ऑन ग्राउंड। माननीय सभापति जी, आधुनिकीकरण के क्षेत्र में यह परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। 2014 से पहले देश में स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कोई श्रृंखला नहीं थी, जबकि दिसंबर 2025 तक 164 वंदे भारत ट्रेन देश के 274 से अधिक जिलों को जोड़ चुकी है, जो लाखों यात्राओं को तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदेह यात्रा का अनुभव प्रदान कर रही है। हम सब ने वंदे भारत के तेज स्पीड के स्टेशन को क्रॉस करने वाले वीडियोज देखे होंगे। 15 साल पहले हम सोचते थे भारत में ऐसी ट्रेन कब चलेगी। जो अनहोनी थी उसको संभव करके दिखाया भारतीय रेल ने महोदय। 2026-27 के बजट में वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से 300 से अधिक आधुनिक ट्रेनों के संचालन को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। फिर से सुनिए महोदय, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कौन है ये यात्री? ये यात्री वही मेरे और आपके गांव के किसान हैं, मेरे गांव के विद्यार्थी हैं, मेरे गांव के श्रमिक हैं, जिनका उल्लेख मैंने पहले भाषण के शुरुआत में ही किया है। ये वही लोग हैं जिनके लिए और जिनकी वजह से हम सब इस सदन में हैं। थोड़ा सा समय और दीजिए सभापति महोदय, मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूँ। रेलवे का विस्तार अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के उन दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों तक भी पहुंच रहा है जिन्हें दशकों तक कठिन भूगोल का बहाना देकर उपेक्षित छोड़ दिया गया था। जिन स्थानों को कठिन भूगोल का बहाना देकर छोड़ दिया गया था, उन्हें आज का भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साहस, संकल्प और आधुनिक इंजीनियरिंग के बल पर देश की मुख्य धारा से जोड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है और चेनाब नदी पर 359 मीटर ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। महोदय, इसकी चर्चा अन्य वक्ताओं ने भी की है। मैं अपनी बात को संक्षेप में रखते हुए यह कहना चाहूँगा कि पिछले दशक में भारतीय रेल केवल विस्तार ही नहीं कर रही है, बल्कि व्यापक और ऐतिहासिक परिवर्तन का अनुभव कर रही है, जो भारत के समग्र और आर्थिक और सामरिक विकास को नई गति प्रदान कर रहा है। महोदय, रेल तो एक तरफ अब रेलवे स्टेशनों का व्यापक आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 2026-27 के बजट में इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 400 से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जा रहा है। महोदया, रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रही है। पूर्वी और पश्चिम समर्पित गलियारों के बड़े हिस्से अब परिचालन में आ चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मालगाड़ियों की औसत गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पारंपरिक रेल मार्गों पर यात्री ट्रेनों के लिए भी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हुई है। 2026-27 के बजट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका पहला उद्देश्य इस पहल का उद्देश्य में माल परिवहन क्षमता को लगभग 25% तक बढ़ाना और औद्योगिक और खनन क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क प्रदान करना है। लास्ट एक बात और कहना चाहता हूं महोदय, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कंसेप्ट मोदी सरकार नहीं लेकर के आई। यह कंसेप्ट 2025 में आया, लेकिन आप कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। 2005 में जो सरकार थी उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी, क्योंकि आपके पास नहीं था पैसा। और माननीय सभापति महोदया, मैं अंत में एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि रेल सुरक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार किया गया है। 2004 से 2014 के बीच भारतीय रेल में औसतन प्रतिवर्ष लगभग 171 कंसिक्वेंशियल एक्सीडेंट होते थे। 2023-24 में कंसिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स की संख्या घटकर मात्र 11 रह गई है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पिछले एक दशक में भारतीय रेल की सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सकारात्मक सुधार हुआ है। माननीय सभापति महोदया, मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ के राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की स्थापना कर सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, जिसका उपयोग महत्वपूर्ण रेलवे परिसंपत्तियों माननीय सदस्य कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट करिए प्लीज। जस्ट ए मिनट। यदि हम पिछले वर्षों की तुलना करें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि पहले रेलवे में निवेश की कमी, परियोजनाओं में देरी, आधुनिकीकरण की धीमी गति जैसी चुनौतियां थी। लंबे समय तक रेलवे की क्षमता विस्तार तुलना में मांग कहीं अधिक तेजी से बढ़ती रही और रेलवे को जैसे तैसे चलने वाली व्यवस्था मानकर छोड़ दिया गया। मगर आज स्थिति बदल रही है। रेलवे में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश, परियोजनाओं की तेज प्रगति और आधुनिकीकरण से एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। अब जैसे तैसे की नीति नहीं रही। वोट बैंक के लिए एक ट्रैक पर बिना सोचे समझे ट्रेन के ऊपर ट्रेन लाद देने की नीति नहीं रही। पूरे सिस्टम को धीरे धीरे ओवरहॉल कर रहे हैं माननीय मंत्री जी। अंत में मैं अपने संसदीय क्षेत्र की 1-2 मांगों को कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। ऐसे तो माननीय रेल मंत्री जी बिना मांगे बहुत कुछ देते रहते हैं और सभी सांसदों को देते रहते हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से बात को दोहराना लाजमी हो जाता है। मैं एक बरवाडी चिरीमिरी अंबिकापुर रेल लाइन और गया रफीगंज इमामगंज डाल्टनगंज रेलवे लाइन के निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसको प्राथमिकता के तौर पर पूरा कराने का कार्य करेंगे। और एक गढ़वा टाउन रेलवे स्टेशन से गढ़वा रोड वाया डाल्टनगंज होते हुए प्रतिदिन सुबह और शाम मेमू ट्रेन का संचालन भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद माननीय सदस्य।
माननीय मंत्री जी के द्वारा किए जा रहे प्रशंसनीय कार्य के बारे में कहने के लिए मुझे आधा सेकंड का समय दीजिए। ये मेरी केवल व्यक्तिगत राय नहीं है, मैं समझता हूँ सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों की राय है। रेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास का कार्य हो रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो भारतीय रेल है एक विश्व स्तरीय रेल के रूप में परिलक्षित होगा। धन्यवाद बहुत।